दोस्तों, आप इंडिया में रहते हो और इंडिया के टॉप 10% रिचेस्ट पर्सन में आना चाहते हो तो आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख? नहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सिर्फ और सिर्फ 25,000 यानी कि ईयरली इनकम ओनली 3 लाख रुपए। यानी कि अगर आप महीने के 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप इंडिया के रिचेस्ट टॉप 10% में से एक हैं। पर क्या आपको पता है कि इंडिया के टॉप 1% वाले लोगों की इनकम कितनी होती है? पर मंथ 4.5 लाख रुपए, जो सालाना इनकम होती है लगभग 55 लाख रुपए के आसपास। अब सवाल ये आता है कि 25,000 रुपए कमाने वाला आदमी कैसे इंडिया के टॉप 1% में शामिल हो सकता है और करोड़पति बन सकता है? क्या हम अपनी सैलरी से करोड़पति बनकर टॉप 1% में शामिल हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, 100% करोड़पति बन सकते हैं और टॉप 1% में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर सैलरी से करोड़पति बनना पॉसिबल नहीं होता तो रोनाल्ड रेड, जो साफ सफाई का काम करते थे, वो अपनी सैलरी से $8 मिलियन बनाकर नहीं जाते। और साथ ही साथ ग्रेस ग्रोनर, जो सेक्रेटरी का काम करती थी, वो $7.2 मिलियन के साथ रिटायर नहीं होती। जिस हिसाब से इन दोनों ने वेल्थ बनाई है, उसी तरह अमीरों के पास वेल्थ बनाने का कोई ना कोई सीक्रेट तो है जो हम लोग नहीं जानते हैं, या फिर ये बहुत ही आम बात है जिसे कि हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले को पता करते हैं कि कैसे हम कम से कम सैलरी लेकर भी जल्दी से जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। सीक्रेट नंबर 1, वेल्थ फॉर्मूला। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर किसी के लिए काम करता है। अब चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपकी इनकम 10,000 हो या आपकी इनकम 1 लाख ही क्यों ना हो, जो लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं और जो लोग समझदार होते हैं वो इस फॉर्मूले का यूज करके अमीर बन जाते हैं, और जो लोग अमीर होते हैं वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और अमीर बन जाते हैं। इस फॉर्मूले को आप इस ग्राफिक से समझ सकते हैं। एक गरीब आदमी को कुछ इस तरह का रोड मैप दिखाई देता है। जैसे ही उनकी सैलरी आती है, उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है तो उनकी सैलरी से वो पैसा उनके एक्सपेंसेस में चला जाता है, जैसे कि घर का रेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज और घर के खर्चे एक्सेट्रा। और इसके बाद जो पैसा बचता है वो चला जाता है लाइबिलिटीज में, जैसे कि कार की EMI, पर्सनल लोन, वीकेंड का खर्चा और भी ऐसा बहुत कुछ। वहीं पर जो वेल्दी लोग होते हैं, जो सैलरी से करोड़पति बनते हैं, जैसे ही उनके पास इनकम आती है सबसे पहले वो अपने एक्सपेंसेस पर खर्च करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कोई भी खर्चा ना हो। सरवाइव करने के लिए खर्चा तो करना ही पड़ता है, पर जो अपना खर्चा करने के बाद अपने बचे हुए पैसों को लाइबिलिटीज के जगह एसेट्स बनाने में लगाते हैं, जो उनकी जेब में और ज्यादा पैसा लाकर डालते हैं। एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस, ऐसे एसेट्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सपेंसेस से पहले ही एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि SIP कराकर या फिर किसी और तरह से। कुछ लोग पे योर सेल्फ फर्स्ट की स्ट्रेटेजी यूज करके भी इन्वेस्ट करते हैं, पर ये बहुत ही बेसिक पार्ट है। इसके बाद जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एवरेज लोग एक्सपेंसेस के बाद बचे हुए पैसों से जो लाइबिलिटीज खरीदते हैं वो घूम फिर कर कुछ टाइम बाद उनके एक्सपेंसेस ही बन जाते हैं। यानी कि जैसे ही उनके पास पैसा आया, उन्होंने अपने खर्चे पूरे किए और लाइबिलिटीज खरीदी, और फिर लाइबिलिटीज ने उनका और खर्चा करवाया, और यहाँ जाकर उनका कमाया हुआ पैसा अचानक से गायब हो जाता है। वहीं वेल्दी लोग लाइबिलिटीज की जगह एसेट्स खरीदते हैं तो उनका पैसा लाइबिलिटीज से होकर एक्सपेंसेस में जाकर अचानक से गायब होने की बजाय एसेट्स में जाकर और ज्यादा एसेट्स क्रिएट करता है, जहां उन्हें स्टॉक से डिविडेंड मिलता है, बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है, रियल एस्टेट से रेंटल मिलता है और बिजनेस से प्रॉफिट। तो उनकी सैलरी उनके खर्चों से होते हुए महीने के एंड में ही खत्म नहीं हो जाती है और ना ही सेव होकर किसी बैंक में पड़ी रहती है, बल्कि एसेट से होकर और ज्यादा बढ़कर आती है। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, और यही एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से अमीर और अमीर होता जाता है। मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आपको लाइबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि मेरा मानना है कि आपको एक अच्छी और बेहतर लाइफ जीने के लिए एंजॉय करना भी जरूरी है, पर अपने फ्यूचर के साथ सैक्रिफाइस करके आज एंजॉय करना भी एक अच्छा डिसीजन नहीं है। अगर आपको कोई महंगी चीज खरीदनी है, जैसे कि गाड़ी, फोन या बाइक या और कोई लाइबिलिटीज, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अच्छे एसेट्स बनाने चाहिए जो उस लाइबिलिटीज को पे कर पाए। रॉबर्ट कियोसाकी जब अपने 20s में थे तो वो एक पोर्श खरीदना चाहते थे, और वो अपनी जॉब में एक अच्छा खासा अर्न भी कर रहे थे, जहां वो जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन थे। पर उन्होंने अपनी सेल्स कमीशन से इस कार की मंथली पेमेंट करने की बजाय उन्होंने अपने इन पैसों को कुछ प्रॉपर्टी खरीदने में डाउन पेमेंट में यूज किया था और बाकी का लोन ले लिया। उन्होंने उस कार को तभी खरीदा जब
उन्हें उनकी रेंटल इनकम से इतनी इनकम आने लगी जिससे कि उनका लोन भी चुकता हो जाए और उनकी कार की मंथली इंस्टॉलमेंट भी कवर हो जाए। सीक्रेट नंबर 2, ऑलवेज इन्वेस्ट। जिन लोगों की सैलरी बहुत कम होती है उनमें से ज्यादातर लोग कॉमनली एक मिस्टेक करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सैलरी बहुत कम है और इसीलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब उनकी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, तब वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, जिस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज आपके पैसों को ग्रो करना है, चाहे वो 1000 हो या फिर 10,000। इसीलिए आपको इमीडिएट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर रोनाल्ड रीड भी यही सोचते कि मैं तो एक गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी फैमिली के पास अच्छे पैसे नहीं है, मैं एक अच्छी एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये साफ सफाई का काम करके मेरी जो थोड़ी बहुत इनकम होती है इसे मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो साल के $20,000 से भी कम कमाते हैं, जो यूएसए के हिसाब से बहुत कम इनकम है, लेकिन वो फिर भी इस इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी कम सैलरी में भी अगर वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहे तो वो आगे जाके एक मिलियनर बन ही जाएंगे। पर आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कंसिस्टेंटली ग्रो होती जा रही है। इन कंपनीज को आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि देश के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज मिल जाएंगी। आपको इन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है। निफ्टी 50 का एक अच्छा सा फंड ढूंढो जहां से आपको कम से कम 15% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा, क्योंकि लास्ट 20 से 25 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने एवरेज यही रिटर्न दिया है। तो बस आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाओ, पर साथ ही साथ ध्यान रहे कि अमीर बनने के लिए आपकी एज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी सैलरी बहुत ही कम है, लेकिन आप 65 की एज तक अपनी सैलरी का यूज करके करोड़पति बनकर रिटायर होना चाहते हो, और अगर आप 20 की एज से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो 65 की एज तक आपको हर महीने 500 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। साल के 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 60 की एज तक आपके पास होंगे 1,57,01,878 रुपए। वहीं अगर आप 30 की एज से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो यही अमाउंट पाने के लिए आपको हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर आप 40 की एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो तो 10,000 रुपए आपको हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर आप 50 की एज में शुरू करते हो तो आपको मंथली 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि टाइम के साथ नंबर्स कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अभी आपकी जो भी एज हो और आपकी जो भी सैलरी हो उसके अकॉर्डिंग आप महीने के लगभग 1,000 रुपए तो इन्वेस्ट करना शुरू ही कर दो, और फिर धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ाते जाओ। सीक्रेट नंबर 3 है सेविंग रेट। हम सभी कंपाउंडिंग की पावर को जानते हैं, और ये है कंपाउंडिंग का ग्राफ जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इसी पर फोकस करते हैं, उन्हें बस अपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न से मतलब होता है। पर जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका सेविंग रेट, यानी कि आप अपनी सैलरी का कितना % सेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी 50,000 पर मंथ की सैलरी में से 2,500 रुपए पर मंथ का सेव कर रहे हो तो आपकी सेविंग रेट हुई 5%। पर क्या होगा अगर आप अपनी सेविंग रेट को बढ़ा दो? तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि दो दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों की सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, जहां राम अपनी सैलरी का 1% सेव करता है और उसे अपनी सेविंग पर 10% का रिटर्न मिलता है। वहीं पर श्याम अपनी सैलरी का 10% सेव करता है और उसको अपनी सेविंग पर 1% का रिटर्न मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि 30 साल बाद किसके पास ज्यादा पैसा होगा? चलिए देखते हैं। 30 साल तक 10% के एनुअल रिटर्न के रेट पर हर महीने सिर्फ 500 रुपए ही इन्वेस्ट करने से राम के पास होंगे 11,40,000 के आसपास। वहीं श्याम ने अपनी इनकम का 10% सेव किया, यानी कि 5,000 रुपए पर मंथ, पर उन्हें मिला सिर्फ 1% रिटर्न। पर 30 साल बाद उनके पास हो गए 21 लाख रुपए के आसपास। तो देखा आपने कि कैसे सेविंग रेट बढ़ाने से, यानी 1% रिटर्न के बाद भी आप 10% वाले को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर आपका कंट्रोल नहीं है। निफ्टी 50 ने लास्ट 25 से 30 सालों में एवरेज 15% का रिटर्न दिया है। इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आगे हमें भी इतने ही रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। पर सच तो ये है कि फ्यूचर किसने देखा है? ना आपने ना मैंने देखा है, और फ्यूचर पे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन जिस पर हमारा कंट्रोल है वो है सेविंग रेट। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें रिटर्न कितने % का मिलेगा, पर अगर हमें कम रिटर्न भी मिले तो कम से कम हम अपने सेविंग रेट
सीक्रेट को बढ़ा करके एक करोड़पति बनकर रिटायर हो। दोस्तों, ये थे वो 3 सीक्रेट जिन्हें की यूज करके आप भी अपनी सैलरी से करोड़पति बन सकते हो। लेकिन इन सीक्रेट का पता चलने के बाद भी बहुत से लोग इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना डिसिप्लिन नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो तो शुक्र करो कि आपको ऊपर वाले ने एक करोड़पति बनने का मौका दिया है, क्योंकि जिनके पास पहले से ही पैसे होते हैं उनको ये मौका नहीं मिल पाता है। छोटी शुरुआत ही सही, पर इन्वेस्टमेंट शुरू करो और अपने पैसों को ग्रो करो। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि बहुत कम सैलरी से करोड़पति बन पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, पर थोड़े से डिसिप्लिन और खूब सारे पेशेंस के साथ ये पूरी तरह पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।